स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंडेलियन डिसऑर्डर, करेक्ट। और इसमें हमने डिस्कस कर लिया था हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। उसी सीक्वेंस में आज अपन स्टार्ट करेंगे सिकल सेल एनीमिया, करेक्ट। बच्चों, सिकल सेल एनीमिया जो है इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखिए कि सिकल सेल एनीमिया एक कोडोमिनेंस का एग्जांपल भी है, करेक्ट। इसका एग्जांपल है कोडोमिनेंस। ये मैंने आपको कोडोमिनेंस वाले चैप्टर में टॉपिक में बताया था, है ना। ये लीथल जीन रिएक्शन भी है, मतलब इसका सर्वाइवल पर इफेक्ट भी होता है इसके जीन का। जब भी कोई जीन हमारे सर्वाइवल पर इफेक्ट डालता है तो उसे अपन लीथल जीन रिएक्शन बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रॉफी का भी एक एग्जांपल है, यानी तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ये कोडोमिनेंस है, ये लीथल जीन रिएक्शन है और ये प्लियोट्रॉफी भी है। प्लियोट्रॉफी क्या था? प्लियोट्रॉफी का मतलब होता है बच्चों, प्लियोट्रॉफी में मैंने आपको बताया था कि जब एक जीन कई कैरेक्टर बनाए, ये रफ तरीके से याद रखो, जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप दे रहा है, तो हम इसे प्लियोट्रॉफी कहते हैं, राइट। अब देखिए बच्चों कि जैसे ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का अगर इस तरह से जीनोटाइप है मतलब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, समझ गए बच्चों। अगर इस तरह का जीनोटाइप है HbA HbS मतलब हेटेरोजाइगस H4 सिकल सेल, तो ये कैरियर हुआ है बच्चों, यानी आप कह सकते हैं कि ये एब्नॉर्मल है। लेकिन अगर हम बात करें HbS HbS की, तो ये क्या है बच्चों, इसका लीथल इफेक्ट आएगा और ये सिकल सेल होगा। क्या होगा? ये सिकल सेल। अब आप ही देखिए कि एक जीन के कई तरह के क्या हो रहे हैं कैरेक्टर, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? प्लियोट्रॉफी का। और जब भी ये होमोजाइगस फॉर्म में आएगा तो ये क्या इफेक्ट देगा? लीथल इफेक्ट देगा। मतलब ये कौन सा एग्जांपल हुआ? लीथल जीन रिएक्शन का। और जब दोनों जीन, कौन कौन से दोनों जीन, HbA और HbS, जब दोनों एक साथ होते हैं तो अपना एक साथ होकर एब्नॉर्मलिटी का इफेक्ट देते हैं। कोई एक जीन डोमिनेंट नहीं है, जब दोनों ही जीन अपना इफेक्ट देते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं? कोडोमिनेंसी। तो ये कोडोमिनेंसी का भी एग्जांपल हुआ। बात समझ आ गई? अब देखो बच्चों, ये जीन म्यूटेशन का एग्जांपल भी है। और कौन सा म्यूटेशन? ट्रांसवर्जन। ये मैंने आपको एक टॉपिक में, मेरे टॉपिक में बताया था म्यूटेशन वाले में, और आज हम ये यहाँ पर फिर आपको जो है रिमाइंड करवा देंगे कि जीन म्यूटेशन का ये एग्जांपल क्यों है, राइट। पहले देखते हैं हम कि सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या हो जाता है। बच्चों, जो हीमोग्लोबिन है उसकी आपको पता है, दो एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें दो चेन होती है, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन, करेक्ट। तो जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के अमीनो एसिड है उनके सीक्वेंस में कुछ चेंज आ जाता है बच्चों। वो चेंज क्यों आता है? ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन या ड्यू टू जीन म्यूटेशन वो चेंज आ जाता है, करेक्ट। और वो म्यूटेशन कौन सा है? ट्रांसवर्जन। और इस बीटा चेन में अमीनो एसिड में ये चेंज होने की वजह से बीटा चेन डिफेक्ट हो जाती है, रिजल्ट होता है एनीमिया। क्या रिजल्ट होता है? एनीमिया। अब आप कहेंगे कि एनीमिया क्या है? एनीमिया का मतलब है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी इसमें ब्लड में, करेक्ट। आरबीसी सिकल सेल की हो जाएगी, रिजल्टिंग हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये इस सिकल सेल एनीमिया का इफेक्ट आएगा, इस डिसऑर्डर का ये इफेक्ट आएगा। समझ आया? इज दैट क्लियर? एनीमिया का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन कम होना, और हाइपोक्सिया का मतलब है टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, राइट। अब देखिए बच्चों कि आपको ये सिखाते हैं कि ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज क्यों हुआ, या ये किस तरह का म्यूटेशन था।
ये डीएनए है बच्चों। डीएनए का ये सीक्वेंस है GAGCTC। आपको पता है G बाइंड विद C, A बाइंड विद T एंड G बाइंड विद C। डीएनए के दोनों एंड है 3' 5' और 5' 3'। अब आपको पता है बच्चों कि डीएनए का सॉरी बेटे 5' 3' एंड 3' 5'। डीएनए का जो 3' स्ट्रैंड है वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है। तो सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा जी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए और यहां पर सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। तो ये एमआरएनए का सीक्वेंस बन गया। और मैंने आपको बताया था कि एमआरएनए का जो 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है उसको हम कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडॉन। और ये जो कोड है इसका एक मीनिंग होता है और वो मीनिंग से क्या बनाता है, वो एमाइनो एसिड बनाता है। क्या बनाता है? अमाइनो एसिड। ट्रांसलेशन के द्वारा। तो ये जो GAG है ये बनाएगा ग्लूटामिक एसिड। क्या बनाएगा? ग्लूटामिक एसिड। और ये बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की। कौन सी चेन है? ये बीटा चेन। ये नॉर्मल बीटा चेन है जिसके 1 नंबर पर वेलिन होता है, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन। These are the sequence। और 6 नंबर पर क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। अब देखिए बच्चों कि म्यूटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? म्यूटेशन। क्या हो रहा है बच्चों? म्यूटेशन की प्रोसेस हो रही है। देखिए कौन सा म्यूटेशन मैंने आपको यहां पर बताया है, जीन म्यूटेशन होता है और वो भी कौन सा? ट्रांसफर। अब बच्चों देखो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्जन के अंदर प्यूरीन एक्सचेंज विद पायरिमिडीन, यानी प्यूरीन का चेंज किसके साथ हो जाता है? पायरिमिडीन के साथ हो जाता है। अब आप देखिए एडेनिन, ग्वानिन ये दोनों क्या है? प्यूरीन। थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिन ये क्या है? पायरिमिडीन। तो प्यूरीन का चेंज होगा किसके साथ? पायरिमिडीन के साथ। अब आप देखिएगा जरा यहां पर ये क्या है? ए मतलब एडेनिन मतलब प्यूरीन और टी मतलब थाइमिन मतलब पायरिमिडीन। तो ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं इस पोजीशन पर। देखिए तो देखिए ए की जगह टी आ चुका है और टी की जगह ए आ चुका है। तो ये म्यूटेशन हो गया। और जब प्यूरीन और पायरिमिडीन आपस में चेंज होते हैं तो इस तरह के म्यूटेशन को क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्जन कहा जाता है। राइट। तो अब जो ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और इसके ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए बनेगा वो क्या बनेगा? सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी और ए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या होता है? यू और सी का जी, जीयूजी बनेगा। और इस जीयूजी कोड का मतलब है वेलिन। क्या है? वेलिन। पहले क्या बनना चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड, लेकिन बन क्या गया? वेलिन। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया, यानी वेलिन रिप्लेस टू ग्लूटामिक एसिड in position number 6. Clear? Now sequence is valine, histidine, leucine, threonine, proline और वेलिन। यानी ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आने से ये बीटा चेन में डिफेक्ट हो गया। रिजल्ट हुआ कि ऑक्सीजन की कमी होगी ब्लड में, आरबीसी सिकल सेल की हो गई, हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो गया। ये है सिकल सेल एनीमिया। और इस बीटा चेन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, कई बार इसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम भी पूछ लिया जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 के जीन में ऐसा हुआ है। इसमें हुआ ये क्रोमोसोम नंबर 11 के जीन में। राइट। तो ये बच्चों एक आउटलाइनिंग की सिकल सेल एनीमिया की, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। राइट। नेक्स्ट इसके अंदर ये तीनों कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सिकल सेल एनीमिया एक कोडोमिनेंस है, लीथल जीन रिएक्शन है, प्लियोट्रॉफी इफेक्ट भी देता है। और फिर इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हुआ है और इसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह किसका फॉर्मेशन हो गया है? ग्लूटामिक एसिड की जगह फॉर्मेशन हो गया है वेलिन का। बात समझ आ गई आपको अच्छे से? ये था बच्चों सिकल सेल एनीमिया। इसी सीक्वेंस में आपकी
एसआरटी में एक और डिसऑर्डर दे रखा है पीकेयू, फेनाइल कीटोन यूरिया, पीकेयू, राइट। ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जीन डिसऑर्डर। देखो बच्चों, कल मैंने आपको हीमोफीलिया पढ़ाया था, कलर ब्लाइंडनेस था, वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर था, मतलब उनका जो जीन था वो एक्स क्रोमोसोम पर था। आज मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया बताया है, उसका क्रोमोसोम नंबर 11 है, और क्रोमोसोम नंबर 11 क्या होता है, ऑटोजोमल होता है। उसी तरह पीकेयू, फेनाइल कीटोन्यूरिया, इसकी स्टडी की थी फॉलिंग ने 1934 में, और इसका भी अगर आपसे क्रोमोसोम नंबर पूछा जाए तो इसके लिए जिम्मेदार है क्रोमोसोम नंबर 12 के जीन। अब आप बताइए कि क्रोमोसोम नंबर 12 जो है वो कौन सा क्रोमोसोम है, ऑटोसोम। तो ये कौन सा डिसऑर्डर हो गया, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया, करेक्ट बच्चों। अब क्या होता है बच्चों इसके अंदर, देखिए आप समझ लीजिए अच्छे से कि हमारी बॉडी में एक एमाइनो एसिड है बच्चों, फेनाइल एलानिन। ये फेनाइल एलानिन क्या है, ये एक एमाइनो एसिड है, बात समझ आ गई। अब क्या होता है बच्चों, एक एंजाइम होता है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये एंजाइम हमेशा कौन बनाता है बच्चों, जीन बनाता है। लेकिन अगर जीन में कोई म्यूटेशन हो गया है तो फिर एंजाइम थोड़ी बनेगा भला। लेकिन ये भी नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, नॉर्मल केस है, अभी कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो नॉर्मल केस में ये एंजाइम बन रहा है और ये एंजाइम फंक्शन कर रहा है लीवर में, तो फेनाइल एलानिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों टायरोसिन में, और टायरोसिन आगे फ्यूचर में जाकर पिगमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। खैर हम यहां तक आते हैं टायरोसिन, यानी फेनाइल एलानिन कन्वर्टेड इन टायरोसिन बाय द हेल्प ऑफ फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इन लीवर इन नॉर्मल केस। बट अगर बेटा कि ये कोई रिसेसिव जीन डिसऑर्डर हो गया है, मतलब इस एंजाइम को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो गया है, तो उस केस में एंजाइम नहीं बनेगा। यानी अगर हम पीकेयू की बात करें, यानी इस डिसऑर्डर की बात करें, तो इस डिसऑर्डर में क्या होगा कि जो फेनाइल एलानिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इस बार एंजाइम नहीं है, यानी इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम नहीं है। तो फिर बेटा जो हमारे टिश्यू हैं उनमें फेनाइल एलानिन क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और इसकी हाइपर अमाउंट हो जाएगी, क्योंकि ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। फेनाइल एलानिन बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों, और फेनाइल एलानिन एक फिनोलिक कंपाउंड बनाएगा, सुन रहे हो बेटा, फेनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है ना। ये टॉक्सिक सब्सटेंस है बच्चों, क्या है ये, टॉक्सिक सब्सटेंस है, और इसकी अमाउंट ज्यादा होगी तो ये सीक्रेट भी होगा बेटा किसके साथ, यूरिन के साथ, क्योंकि किडनी भी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, करेक्ट। और दूसरी बात कि ये ब्रेन पर इफेक्ट डालेगा, तो इससे बेटा मेंटल रिटार्डेशन, ये इसका मेन फीचर है, इससे आईक्यू लेवल बहुत कम हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन आएगा, किडनी पर भी इसका इफेक्ट जाएगा अगर किडनी में ये डिपॉजिट हुआ, तो इसके साथ साथ किडनी लीवर भी इफेक्ट होंगे बेटा, इससे अफेक्ट होंगे इससे, करेक्ट। लेकिन इसका मेन है मेंटल रिटार्डेशन। लेटर ऑन चूंकि अगर ये केस नॉर्मल होता तो क्या बनता, टायरोसिन, और टायरोसिन बनता तो आगे वो स्किन के हेयर के कलर बनाने में भी रोल करता, लेकिन इसमें तो फेनिल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो ही नहीं पाया है, तो कहीं ना कहीं स्किन और हेयर के कलर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। समझ आया बच्चों एकदम अच्छे से। तो ये है बच्चों पीकेयू, इसका याद रखना है आपको। पीकेयू फटाफट बता दीजिए मुझे कि कौन से क्रोमोसोम
कि जीन रिस्पॉन्सिबल है 12 नंबर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नॉर्मल केस में क्या होता है, एक एंजाइम होता है फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, वो इसको कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में, जो कि आगे बॉडी में पिगमेंट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन अगर डिसऑर्डर का केस है तो उस केस में हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं बनेगा, तो इस केस में फेनाइलएलानिन जो है वो एक्सेस अमाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। टॉक्सिक सब्सटेंस है, कीटोन बॉडी है, तो अब वो जो है किडनी कम एब्जॉर्ब करेगी तो यूरिन के साथ भी रिलीज होगा। मेंटल रिटार्डेशन, स्किन हेयर कलर का इफेक्ट होगा, किडनी लीवर भी अफेक्ट होंगे। दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर। यस, तो इस तरह बच्चों आपको मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया भी बताया और पीकेयू भी बताया। अब अगर हम आपके एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपके यही डिसऑर्डर थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। लेकिन बच्चों मैं कुछ आपको, क्योंकि आउट ऑफ द एनसीईआरटी है इसलिए थोड़ा ब्रीफ में ही बताऊंगा। एक और डिसऑर्डर है एल्केप्टोन्यूरिया, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। यही डिसऑर्डर था जो गैरेट ने स्टडी किया था, जो कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है, बताया था मैंने आपको। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो एल्केप्टोन है, एल्केप्टोन ऑक्सीडेज या होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज का सिंथेसिस नहीं होता है। ये एंजाइम है, और ये एंजाइम अगर नहीं बनेगा तो जो एल्केप्टोन है या होमोजेंटिसिक एसिड है वो डिपॉजिट हो जाता है बच्चों, और ये फिर एक्सक्रीट होता है किसके साथ, यूरिन के साथ, और बाहर O2 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये ब्लैक कलर देता है, इसीलिए इसे ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। ब्रीफ में बता रहा हूं कि इसमें एल्केप्टोन है वो ब्रेक नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि ये एंजाइम नहीं बनता है, और ये जो एल्केप्टोन अब बॉडी में डिपॉजिट होगा तो एक्सक्रीट होगा किसके साथ, यूरिन के साथ, और जब यूरिन के साथ एल्केप्टोन बाहर रिलीज होगा तो बाहर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा और फिर ये देगा ब्लैक कलर। लेकिन बात यही नहीं है, एल्केप्टोन जो होता है अगर एक्सेस अमाउंट में बनता है तो इससे आर्थराइटिस का सिम्टम आ जाता है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आती है, करेक्ट, और भी लीवर भी अफेक्ट होता है, अदर डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। बात क्लियर हुई? तो ये एल्केप्टोन्यूरिया इसलिए मैंने बताया क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या थे, गैरेट, जिन्होंने पहली बार ये डिसऑर्डर स्टडी किया था, करेक्ट। तो इसी तरह ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ये बच्चों ध्यान रखिए। इसी तरह बच्चों देखिए आपको एक और पूछा जा सकता है, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म का मतलब है कि स्किन के अंदर पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कलर नहीं बन रहा है, क्लियर। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसके लिए क्रोमोसोम नंबर 11 और 15 रेस्पॉन्सिबल है, 11 और 15 रेस्पॉन्सिबल है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसे म्यूकोविस्कोइड्स डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस डिसऑर्डर में क्लोराइड ट्रांसपोर्ट इनहिबिट हो जाता है या एबनॉर्मल हो जाता है, और ये सबसे ज्यादा लीवर को अफेक्ट करता है, और इसके अलावा इसमें कार्डियक डिसऑर्डर हो जाते हैं बेटा, एक्सेस अमाउंट में म्यूकस बनता है इसमें, और इसके लिए क्रोमोसोम नंबर 7 रेस्पॉन्सिबल है, क्रोमोसोम नंबर 7। देखिए बच्चों मैं इसलिए आपको दे रहा हूं ये व्यू कि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनमें आपको खैर बहुत बड़ी महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना जान रखो कि एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये सभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इतना ध्यान रखो आप। फिर आप एल्बिनिज्म के अंदर ये देखो कि स्किन का कलर नहीं बनेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस इसके अंदर लीवर और कार्डियक डिसऑर्डर आ जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर याद रखो 7। बात क्लियर हुई? अच्छा इसके अलावा देखो एक और डिसऑर्डर है टे सेट डिजीज, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है ना। ये बच्चों में हो जाता है और इसमें
3 से 4 ईयर की एज के अंदर ही जो है जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है। बहुत ज्यादा हार्मफुल डिजीज है, इसका ब्रेन पर भी इफेक्ट पड़ता है। करेक्ट। तो बच्चों ये कुछ मैंने ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आपको बता दिए। समझ आ गया एकदम अच्छे से? ठीक है। अब देखो इसके बाद आप एक काम करो, कोई एक दो डोमिनेंट डिसऑर्डर भी याद रखो, एग्जांपल के तौर पर आपको आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन अगर आ जाए। अब देखो बच्चों कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में एक डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, हंटिंगटन कोरिया डिसऑर्डर। हंटिंगटन कोरिया डिजीज। ये जो हंटिंगटन कोरिया डिजीज है, इसके ये रेस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम नंबर 4, ये जरूर याद रखें। ठीक है। और डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ये ध्यान रखें। और इस डिसऑर्डर में क्या होता है बच्चों, इसमें आपको जो है आपकी जो मसल है उसमें पैरालाइसिस जैसा सिम्टम आएगा, यानी आदमी नॉर्मल चलेगा तो भी डांसिंग मूवमेंट नजर आएगी उसको, यानी उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है। स्लर्ड स्पीच होगी उसकी, यानी आपको उसकी स्पीच अच्छे से समझ नहीं आएगी, है ना। कई बार 2-3 लगाने के बाद जो स्पीच होती है वैसी स्पीच हो जाएगी। बात समझ आ रही? तो मसल में पैरालाइसिस जैसा सिम्टम आएगा, स्लर्ड स्पीच हो जाएगी। ठीक है। और लगभग बेटा कि 15 से 20% ब्रेन जो है वो भी श्रिंक हो जाएगा बच्चों। So these are the some important symptom of the Huntington chorea, right? And this is the autosomal disorder. तो एक ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो पॉलीडेक्टाइली के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। पॉलीडेक्टाइली का मतलब है कि एक्स्ट्रा फिंगर या टोस। इसी तरह से एकोंड्रोप्लेसिया भी पूछा जाता है कई बार। ये एक तरह का ड्वार्फिनिज्म है, a type of dwarfism। ठीक है ना। इस तरह से ब्रैकिडेक्टाइली का भी केस आता है। तो ये सब आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, राइट। ब्रैकिडेक्टाइली भी इसी में आप शामिल कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। इनके तो केवल आप एग्जांपल ध्यान रख लेना बेटा, और कोई ज्यादा आपको नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है। आजकल तो नीट का एग्जाम भी एनसीईआरटी बेस्ड बन गया है, तो ज्यादा मैं आपको आपका पोटेंशियल वेस्ट नहीं करूंगा। करेक्ट। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, समझ गए ना। अब अपने मूव करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर। ठीक है ना बच्चों। कल मैंने आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बताया था कि ये क्रोमोसोम के नॉन डिस्जंक्शन के कारण होते हैं, सही तरीके से क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात मैंने ये भी बताया था कि इनका इनहेरिटेंस मेंडल को फॉलो नहीं करेगा, राइट। तो इसमें आज अपन बात करते हैं बेटा, देखो एक तो इधर अपन कैटेगरी बनाते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर लेते हैं, यानी ऑटोसोम क्रोमोसोम के डिसऑर्डर लेते हैं, राइट। अब देखो बच्चों कि इसमें मैं एक डिसऑर्डर ले रहा हूं यहां पर आपको समझाने के लिए, डाउन सिंड्रोम। ठीक है। लैंगडॉन डाउन एक साइंटिस्ट थे, डाउन से याद रह जाएगा, डाउन एक साइंटिस्ट थे, उनके बेस पर इसे बोला गया है डाउन सिंड्रोम, राइट। इसे मंगोलियन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, लेकिन फेमस नाम डाउन सिंड्रोम है। आप इसी पे फोकस करें। अब इस मुद्दे पर आ जाते हैं कि ये क्या है, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है। पहला क्वेश्चन आप ये ध्यान रखें, ये होता है बेटा ट्राइसोमी हो जाती है किसमें, 21st क्रोमोसोम। अब 21st क्रोमोसोम ऑटोसोमल है या एलोसोमल है? ऑटोसोमल है। तो 21वां क्रोमोसोम जो है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। होना क्या चाहिए था कि जो क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बाद एक अगर पार्ट फीमेल से आता है एक मेल से आता है तो ये पेयर में होना चाहिए, लेकिन इसमें डिसजंक्शन सही नहीं हुआ। तो फिर सपोज करते हैं कि 2 पेयर फीमेल से आ गए और एक पेयर फीमेल से पूरा आ गया और एक कहां से आ गया, मेल से। तो अल्टीमेट 21वें क्रोमोसोम में क्या होगी, ट्राइसोमी का केस होगा। समझ आ गया। होना क्या चाहिए था कि एक फीमेल से आना चाहिए था और एक मेल से आना चाहिए, तभी ये पेयर का फॉर्म लेता। समझ आया आपको एकदम अच्छे से।
तो इस कारण जब ये ट्राइसोमी हो गई है तो अब रिजल्ट ये हुआ कि 44 प्लस XX या 44 प्लस XY, ये तो नॉर्मल मेल फीमेल है। लेकिन अगर 45 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगर 21वें में ट्राइसोमी हुई तो 44 की जगह 45 हो जाएगा प्लस XX, या ये तो केस लड़कों में भी हो सकता है। तो ये वाले केस जो है वो कौन से केस होंगे बच्चों, बताइए ना प्लीज, डाउन सिंड्रोम के केस होंगे। यानी एक ऑटोसोम इंक्रीज हो जाएगा, ये मेल में भी हो सकता है, ये फीमेल में भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोम तो दोनों में सेम होते हैं। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से। तो इसका कारण आपको आना चाहिए कि ट्राइसोमी हो रही है कौन में 21 क्रोमोसोम, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जानना है। और एक आपको इनका ये फॉर्मूला जानना है, ये मेल में भी हो सकता है और ये फीमेल में भी हो सकता है। इसके बाद बात आती है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की कि क्या सिम्टम्स आएंगे। वैसे आपको एनसीईआरटी में सिम्टम दे रखे हैं, आप देख लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, राइट। मैं नोट्स दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा। जो बच्चा डाउन सिंड्रोम का होगा उस बच्चे में क्या होगा, देखिए फोरहेड थोड़ा ब्रॉड होगा। फोरहेड क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, ब्रॉड, ठीक है ना। और जो ये जो बैक है ये फ्लैट होगा, ये फ्लैट होगा, राइट। फोरहेड ब्रॉड होगा, ये फ्लैट होगा, और जो नेक होगी वो वेब्ड नेक होगी, रिड्यूस्ड होगी, नाक के बराबर जो वेब्ड नेक मिलेगी आपको इसके अंदर, समझ आया, ठीक है। पाम सिंगल पाम क्रीज का फीचर होगा यहाँ पर, सिंगल पाम क्रीज। और जो ये फिंगर का जो टिप है यहाँ पर आपको ऐसे लॉब लाइक स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आ सकती है। और इसकी जो टंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, इसकी जो टंग है उसमें एक जो समझिए उसमें फ्यूरो है ना, उसमें एक कैविटी लाइक ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसा मतलब टंग का डिजाइन ऐसा है इस तरह से। तो उसमें जो ये बोलेगा, पहली बार जब बोलेगा तो इतनी अनक्लियर वॉइस होगी कि आप एकदम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि पहली बार में क्या बोल रहा है, यानी वॉइस क्लियरिटी नहीं है। तो चलिए एक बार रिवाइज करें। फोरहेड ब्रॉड, फ्लैट, नेक रिड्यूस्ड, सिंगल पाम क्रीज, यहां थोड़ा टिप पे स्वेलन स्ट्रक्चर होगी, टंग में थोड़ी कैविटी सी होगी। सेक्सुअली जो है ये पूरे मैच्योर नहीं हो पाते हैं, रिप्रोडक्टिव अनमैच्योर बोलूंगा मैं, और लाइफ साइकिल भी शॉर्ट रहता है। ये सब बातें तो हो गई, लेकिन इनके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसे फुलिश डिजीज भी कहते हैं, फुलिश डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि जिनको ये डिसऑर्डर होता है वो कहीं ना कहीं इडियोसी के शिकार भी होते हैं। मतलब उनका जो थॉट लेवल होता है, थिंकिंग लेवल जो होता है वो भी रिटार्ड होता है। जैसे हम होली की बात कर रहे हैं, ये बीच में आके दीपावली की बात कर रहे हैं, समझ आ गई बात। मतलब इडियोसी का केस भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जो इसका मेन सिम्टम, करेक्ट। तो ये मैंने सिम्टम आपको इसके डिस्कस कर दिए, समझ गए। तो ये है डाउन सिंड्रोम का केस। डाउन सिंड्रोम के बाद, हालांकि ऑटोसोमल आपके एनसीईआरटी में एक ही लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद आप और कर लीजिए, दो याद रख लीजिए, कॉम्पिटिटिव अगर आ जाए। एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, एक और कर लीजिए, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। अब आपको देखो बच्चों ये पूछा जाएगा कि एडवर्ड सिंड्रोम क्यों हुआ। आप याद रखें 18वां क्रोमोसोम जो है उसमें ट्राइसोमी होने के कारण, पटाउ 13 नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होने के कारण, और डाउन में क्या था 21 नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी। अब आप देखिए ये सारे ऑटोसोमल है। अब क्रोमोसोम याद रखो, बोले ना डाउन में 21, एडवर्ड में 18, पटाउ में 13, और फॉर्मूला सबका एक ही रहेगा, ठीक है ना। ट्राइसोमी हो रही है ना सब में, तो इंक्रीज क्या होगा, ऑटोसोम इंक्रीज होगा, तो फॉर्मूला सबका एक ही है, 45 प्लस XX या 45 प्लस XY। नॉर्मली होना क्या चाहिए था, 44 होना चाहिए। अब इनकी बात करते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम में मैं बताता हूं, ये साइंटिस्ट एडवर्ड है और इसमें साइंटिस्ट पटाउ है। एडवर्ड और पटाउ सिंड्रोम में आप इतना ध्यान रख लीजिए बेटा कि जो बच्चा है उसमें कार्डियक डिसऑर्डर भी है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम भी है, ठीक है ना, स्किन प्रॉब्लम भी है, ईयर डिफेक्ट भी है ना,
समझ गए ना मेरी बात? मार्क फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन भी है। अरे बच्चा क्या है, एक बच्चा है जिसको डिसऑर्डर ने घेर रखा है, तो एडवर्ड सिंड्रोम वाला बच्चा लगभग 6 मंथ तक सरवाइव कर सकता है, इसके बाद डेथ हो जाएगी। और ये तो और ही कम 3-4 मंथ में इसकी डेथ हो जाएगा। क्या सिम्टम बताएं आपको, है ना? जन्म लेने के बाद संसार छोड़ जाएगा बच्चा। बोलो क्लियर हुआ ये बात? खैर आपके आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, इसलिए थोड़ा बहुत आप याद रखें, है ना? तो ये हो गया ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं एलोसोमल डिसऑर्डर की। किसकी बात करते हैं? एलोसोमल डिसऑर्डर। एलोसोमल यानी सेक्सुअल क्रोमोसोम के क्या डिसऑर्डर आएंगे, तो उसमें देखिए, उसमें आपके एनसीईआरटी में देखा है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। एक देखा है टर्नर सिंड्रोम। तो हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, क्लाइनफेल्टर की भी और टर्नर की भी बात कर लेते हैं। बात अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है बच्चों, वो भी ट्राइसोमी का कारण है। किसका कारण है? ट्राइसोमी के कारण ये होता है, ठीक है। अब इसमें ये ट्राइसोमी किस तरह की होती है, तो पहले अपन इसका फॉर्मूला देख लेंगे। 44 प्लस XY, दिस इज नॉर्मल मेल। लेकिन क्लाइनफेल्टर के केस में क्या होगा? इस केस में 44, ये तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि ऑटोसोम का तो डिसऑर्डर ही नहीं है, ये डिसऑर्डर क्या है? एलोसोम का है। तो एक मेल में होना क्या चाहिए था? XY, लेकिन एक एडिशनल X यहां पर आ गया है, तो अब ये हो गया है बच्चों इसका टोटल आपका 47। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी मेल में ज्यादा होती है, करेक्ट? ऐसा मानना है कि लगभग 500 बर्थ में एक केस ऐसा आता है, 1 आउट ऑफ 500। ये एक साइंटिफिक सर्वे। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम समझ गए ना बच्चों अच्छे से? ये देखो, ये फीमेल है, ये मेल है। जब हमने इनमें क्रॉस लिया तो यहां से ये सही तरीके से अलग नहीं हुए हैं, इनका डिसजंक्शन हुआ नहीं है ना? और ये क्या है? अलग हो गए हैं। अब जब ये फ्यूजन हुआ, XXY बन गया, देखो, और यही कारण था, यानी इनके फ्यूजन से XXY बना, यही कारण था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कैरेक्टर क्या है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर आप एक बात देख लीजिए, क्या ये नॉर्मल मेल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें X क्रोमोसोम की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसमें X क्या है? नॉर्मल मेल में क्या होता है? नॉर्मल मेल में XY होता है, लेकिन क्लाइनफेल्टर में क्या है? XXY है, तो एक X ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मेल के कैरेक्टर तो रिड्यूस होंगे और मेल में फीमेल के कैरेक्टर अराइज होंगे, यानी इसमें मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कम हो जाएंगे। नीचे एरो का मतलब कम हो जाएगा, राइट? जैसे कि टेस्टिस सही तरीके से डेवलप नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस सही नहीं हो रहा, ये तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पर आ जाइए। मेल में क्या होता है? लो पिच वॉइस होती है, भारी वॉइस होती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो लो पिच वॉइस नहीं होगी, हाई पिच वॉइस रहेगी, है ना? अच्छा, मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से थोड़ा मसल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, इसमें वो नहीं रहेगी, मसल स्ट्रेंथ फीमेल जैसी होगी। अच्छा, स्किन हेयर का जो है, जितने मेल में स्किन हेयर आते हैं उतने इसमें नहीं आ पाएंगे, समझ गए ना? अच्छा, इसकी जो ब्रेस्ट है ग्लैंड जो है वो थोड़ी डेवलप हो जाएगी, यानी फीमेल जैसी हो जाएगी, करेक्ट हुआ? तो इस तरह से, यानी मैं सिंपल बोलूं, इसमें गायनेकोमेस्टिया का केस नजर आ रहा है, यानी फीमेल लाइक कैरेक्टर आ जाएंगे। और रिप्रोडक्टिव अनमेच्योर है, रिप्रोडक्टिव अनमेच्योर है। तो बच्चों ये सिम्टम मैंने बता दिया है। कुल मिला के आप इजी समझ लीजिए कि मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो रिड्यूस होंगे और उसमें थोड़े थोड़े फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे। बात समझ आ गई? और रिप्रोडक्टिव अनमेच्योर है बच्चों, ये स्ट्राइल है, बस आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना? ये फर्टाइल नहीं है, ध्यान रखिए, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब आते हैं मेन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
लेकिन उसको मैं पहले समझा देता हूं आपको। बच्चों, एक टॉपिक है बार बॉडी। क्या है? बार बॉडी। बार और बर्टेल, बार एंड बर्टेल दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये कहा था कि फीमेल में ये क्रोमोसोम है और मेल में ये क्रोमोसोम है। बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी, वो थोड़ा मैं बताता हूं कि एक बात देखो कि मेल का वाई क्रोमोसोम तो के जो जीन हैं वो तो लेस एक्टिव होते हैं और वाई क्रोमोसोम स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम में तो बहुत कम जीन है इस पर। अब फंक्शनल जीन जो है वो किस पर है? एक्स पर है। मेरा सीधा क्वेश्चन ये है कि भाई इतना बड़ा भेदभाव कैसे कि मेल में तो जीन की फ्रीक्वेंसी कम है, मेल में तो एक्टिव जीन कम है, जबकि फीमेल में एक्टिव जीन क्या है? ज्यादा। तो ये तो जीन बैलेंस हुआ ही नहीं है, ये तो जीन डॉट जो है वो बैलेंस ही नहीं है, ये तो अन्याय है। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, मालिक ने बड़ा सोच समझ के काम किया हुआ है। कैसे? यहां पर वाई क्रोमोसोम लेस एक्टिव है, एक्स तो एक्टिव है ना, तो सिमिलरली फीमेल में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसका हेटेरोक्रोमेटिनाइजेशन हो जाता है, यानी वो डेंस कॉइल हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉइल हो जाता है, और इससे वो एक इनएक्टिव बॉडी बना लेता है और इसी को बार बॉडी कहते हैं। तो दो में से एक एक्स बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो लेस एक्टिव हो जाता है। अभी बताइए हिसाब बराबर है कि नहीं? अब फीमेल का एक एक्टिव हुआ, मेल का भी एक एक्टिव है, फीमेल का एक लेस एक्टिव है और इधर मेल का भी एक लेस एक्टिव है। बताइए जीन बैलेंस हुआ कि नहीं? तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेल में बार बॉडी होती है? बार बॉडी का फॉर्मूला है x-1। जितने x क्रोमोसोम है उसका -1 कर दो, बार बॉडी आ जाएगी। तो मेल में x कितना है? 1, 1 - 1, बार बॉडी 0। इधर फीमेल में देखिए क्या है? फीमेल में x है तो 2 - 1, 1। फीमेल की पहचान कैसे होती है कि एक बार बॉडी होती है उसके अंदर। समझ आ गया? अब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या था? मेल था। क्या मेल में बार बॉडी होती है? नहीं होती। लेकिन अगर मेल में किसमें बताइए होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। x कितने हैं? 2, 2 - 1 बराबर 1, यानी इसमें एक बार बॉडी भी मिलेगी आपको। ये इसका आप इसकी पहचान कर सकते हैं बच्चे में कि वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला है या नहीं। क्या मिलेगा उसको? बार बॉडी मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल मेल में कभी बार बॉडी नहीं होती। समझ गए? करेक्ट। अब बात कर लेते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम का क्या केस है उसको देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों? वही नॉन डिस्टिंक्शन है, इसमें मोनोजोमी का केस है बच्चों। क्या है? मोनोजोमी। मैंने बेटा देखो क्रोमोसोम नोटेशन में पूरा पढ़ाया था आपको। मोनोजोमी का मतलब क्या होता है? जब क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, और ट्राइजोमी का मतलब जब क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। समझ आया? तो मोनोजोमी का फॉर्मूला क्या था? 2n - 1, यानी एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, और ट्राइजोमी का फॉर्मूला क्या था? 2n + 1। समझ आया? यानी एक बढ़ रहा है। तो अब इसमें देखिए क्या था। सपोज करते हैं कि XX फीमेल है और XY मेल है। गैमीट ये बनेगा बच्चों, गैमीट अपन ये मान लेते हैं कि यहां पर ये नॉन डिस्जंक्शन हो गया और यहां पर ये डिस्जंक्शन हो गया, राइट? अब ये देखिए O मतलब 0, मतलब बेटा क्या हुआ कि एक X यहां पर आना चाहिए था ना, जबकि वो नहीं आया, तो एक क्रोमोसोम की कमी हो गई ना ये चीज। यानी इसका फॉर्मूला ये हुआ 44 + XO = 45। 46 किस के क्या हो गया? 45। तो ये डिसऑर्डर फीमेल्स में होता है ना, और ये क्लाइनफेल्टर किसमें था? मेल्स में। तो लगभग 1 आउट ऑफ 3000, लगभग 3000 में से एक ऐसा कोई केस आता है। लेकिन अब आप इसके कैरेक्टर देखो, अपने आप देखो, इसके कैरेक्टर याद करने की जरूरत नहीं है। फीमेल में x कितने होते हैं? 2। इस बार एक x क्या है? कम, मतलब x क्रोमोसोम के जीन कम है, मतलब इसमें फीमेलनेस घटेगी। मैं बस सीधी बात बोलता हूं, अब आप ही समझिए। फीमेलनेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब इसमें क्या हो गया? देखो ओवरी, यूट्रस ये रिड्यूस होंगे इसमें, है ना। ब्रेस्ट ग्लैंड ये भी रिड्यूस्ड होगी, है ना।
स्टेराइल होगी। एबनॉर्मल इंटेलिजेंसी का भी यहाँ पर सिम्टम आए, ध्यान रखिएगा। समझ आ गया ना ये बात? तो कहने का मतलब समझ जाइए बेटा कि फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे इसमें। समझ आ गया ना? ये भी नॉन फर्टाइल है, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि इन पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। और क्या इस टर्नर सिंड्रोम में बार बॉडी मिलेगी? फीमेल में बार बॉडी होनी चाहिए ना, लेकिन इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि x क्या है, एक ही तो है। 1 - 1 क्या करोगे, 0। इसमें कोई बार बॉडी नहीं मिलेगी। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक फीमेल है, जिस फीमेल बेबी है और उसमें बार बॉडी नहीं है, उसके कैरियोटाइप का जब हमने स्टडी किया तो उसमें बार बॉडी नहीं मिली। बताइए कैसा डिसऑर्डर है? टर्नर सिंड्रोम। एक मेल में बार बॉडी मिल रही है। अब मेल में बार बॉडी होती है क्या? नहीं होती ना। तो मेल में बार बॉडी मिल रही है, क्या कारण है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अभी जो मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा बच्चों एक दो मॉड्यूल्स में क्वेश्चन चल रहे हैं, हालांकि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखो। एक आता है सुपर मेल डिसऑर्डर, सुपर मेल डिसऑर्डर या इसे जैकब सिंड्रोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट तो ज्यादा नहीं है, लेकिन याद रखो 44 + XYY, y का डुप्लीकेशन है यहां। सुपर मेल को बोला कोई y की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। अब देखो, अब सुपर मेल का मतलब ये नहीं कि मेल में बहुत बढ़ गई, नहीं। अब देखिए ये क्या है, इसका मैं बता दूं, देखो आपको ये स्ट्राइल है, फर्टाइल नहीं है। हम इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल के हैं वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मानता हूं मैं। हाइट बढ़ जाएगी, मसल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाएगी, और ये सही बताऊं ये वायुलेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वायु ज्यादा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, और टेस्टोस्टेरोन क्या कॉज करता है? वायुलेंसी कॉज करता है। इनका मैं तो मेन फीचर ये बताता हूं कि इनमें वायुलेंसी का बहुत ज्यादा बिहेवियर होता है, राइट। इसी तरह एक आ रहा है डिसऑर्डर, सुपर फीमेल डिसऑर्डर। अब सुपर फीमेल में क्या होगा? 44 + XXX, 44 + XXXX यानी 48 हो सकता है, 47 हो सकता है। क्या इंक्रीज हो रहा है? एक्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ये भी नॉन फर्टाइल है, ध्यान रखना। हालांकि इसमें फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो बहुत होंगे, लेकिन ये नॉन फर्टाइल है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गए। समझ आ रही है? तो ये भी कुछ डिसऑर्डर है, एलोसोमल डिसऑर्डर में आते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज और बताता हूं, छोटी सी बात है, हम बेसिक बात करते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कैसे किया जाए, इनका पता कैसे लगाया जाए? तो इनका पता लगाते हैं अपन बेटा कैरियोटाइप बनाकर। कैरियोटाइप बनाकर, कैरियोटाइप क्या होता है? इसमें हम कैरियोग्राम या इडियोग्राम बनाते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि मैं पूरा आपको ये अच्छे से बताता हूं, देखो कि जो फीटस है, जो बच्चा अभी मां के पेट में डेवलप हो रहा है, तो मैंने रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था, इसका हम एमनियोटिक फ्लूइड जो है उससे हम सेल्स आइसोलेट करेंगे, और फिर हम इस सेल में क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे, कि फोटोग्राफिक फिल्म बनाएंगे स्टेनिंग से, स्टेन करके, और इसी क्रोमोसोम की फोटोग्राफिक फिल्म को क्या बोलते हैं? अपन कैरियोटाइप बोलते हैं। अब इस क्रोमोसोम की जब ये फिल्म बनेगी तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा क्रोमोसोम ज्यादा है, कौन सा कम है, किसी की कोई हार्म डिलीट है, क्या है, ये सब पता चल जाता है। क्लियर हुआ एकदम? तो ये कैरियोटाइप से जो क्रोमोसोम डिसऑर्डर है इनकी स्टडी की जाती है। कैरियोटाइप क्या है? क्रोमोसोम की फोटोग्राफिक फिल्म है जो स्टेनिंग से बनाई जाती है, और इसके लिए सेल आइसोलेट की जाती है, कहां से? एमनियोटिक फ्लूइड से। इस टेक्निक को एमनियोसिंथेसिस भी बोलते हैं, अगर आपको पता है। समझ गए ना? और इसमें क्रोमोसोम जो है ना वो इस डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से। क्लियर हुआ एकदम? तो ये आप थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है ना, बाकी मैंने ये पूरा आपको 4th चैप्टर में बता दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बाद एक डिसऑर्डर और है जो आपके एनसीईआरटी में लास्ट में दे रखा है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, राइट।
थैलेसीमिया भी एक तरह का एनीमिया लाइक डिसऑर्डर है, मतलब एनीमिया जैसे सिम्टम्स आते हैं इसमें, लेकिन ये कैसे है इसको अपन पूरा देखते हैं। थैलेसीमिया एक तरह की क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी इनहेरिटेंस का रिजल्ट है, दोनों। बच्चों में थोड़ा समझा दो, जब भी कोई कैरेक्टर या फिनोटाइप एक जीन से रेगुलेट होता है तो वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस होती है। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होती है? जब इसको एक जीन कंट्रोल करता है। जब भी कोई कैरेक्टर या फिनोटाइप मोर देन वन जीन से कंट्रोल होता है तो वो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होती है। और थैलेसीमिया में क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का भी जो प्रिंसिपल लगेगा और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल भी लगेगा। बात समझ आई? अब देखिए, अब आप समझिएगा कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसकी दो चेन है, अल्फा चेन और बीटा चेन, राइट? बीटा चेन के लिए जिम्मेदार है 11 नंबर क्रोमोसोम और इसके लिए है 16 नंबर क्रोमोसोम। बात समझ आ गई? अब मुझे एक बात बताओ कि या तो डिफेक्ट अल्फा चेन में होगा या बीटा चेन में होगा, एम आई राइट? तो अगर अल्फा चेन के अंदर म्यूटेशन या डिलीशन जैसा कोई सिम्टम आता है, सॉरी कोई फिनोमिना होता है, 16 नंबर क्रोमोसोम में म्यूटेशन या डिलीशन होता है तो अल्फा चेन डिफेक्ट हो जाएगा। सीधे बोलूं कि इसका लेस सिंथेसिस होगा, ये बहुत कम बनेगी, राइट? सिमिलरली बच्चों की अगर म्यूटेशन हो जाए 11 नंबर क्रोमोसोम में तो ऐसे में बीटा चेन डिफेक्ट हो जाएगी भाई, है ना? सीधी भाषा में बोलूंगा कि इसका सिंथेसिस कम होगा या डिफेक्टेड बीटा चेन बनेगी। अब दोनों ही केस में अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन एब्नॉर्मल हो रहा है, हीमोग्लोबिन एब्नॉर्मल हो रहा है तो एनीमिया का सिम्टम तो बनना है, राइट? अब देखिए बच्चों कि अगर अल्फा चेन डिफेक्ट होती है तो इस डिसऑर्डर को बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। एनसीईआरटी में इसे शायद ए डैश बोला है ना, ए डैश, इस तरह से थैलेसीमिया। और बीटा चेन में डिफेक्ट होगा तो ये हो जाएगा आपका बीटा थैलेसीमिया, या एनसीईआरटी में इसे ए कैप बोला है, ए कैप थैलेसीमिया, राइट? समझ आ गई तरह से? अरे बहुत सिंपल है, बस क्रोमोसोम ध्यान रखो, अल्फा वाला 16 क्रोमोसोम है, बीटा वाला 11 क्रोमोसोम है, इसमें अल्फा चेन डिफेक्ट होगी, इसमें बीटा चेन डिफेक्ट होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर? चलो एक बात, अब दूसरी बात देखो, थैलेसीमिया में क्या होगा। देखो अगर एक चेन कम बनती है तो दूसरी चेन जो होगी वो ज्यादा बनेगी, और उस दूसरी चेन के एक्सेस होने की वजह से इससे जो है इफेक्ट पड़ेगा आरबीसी पर, रिजल्ट होगा ऑक्सीजन की कमी। यह भी रिजल्ट हो सकता है कि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो सकती है, डैमेज हो सकती है। समझिएगा, एक कम बनी तो उसका परिणाम दूसरी ज्यादा बनी, और अति सर्वत्र वजते शास्त्रों में लिखा गया बेटा, समझ आया? और दूसरी ज्यादा बनेगी तो उसका इफेक्ट जो है वो खराब। मतलब ये मैंने आपको बेसिक बताया कि इसमें क्या होता है। देखो आप ये देखो, अल्फा कम बनेगी, बीटा ज्यादा बनेगी, है ना, तो डिसऑर्डर आएगा। बीटा कम बनेगी तो अल्फा ज्यादा बनेगी, राइट? समझ आया ये चीज? तो ये बात ध्यान रखना इस डिसऑर्डर में क्या होता है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक एक करके ये पूरा बताता हूं कि अल्फा में क्या होता है और बीटा में क्या होता है। जो अल्फा थैलेसीमिया है बच्चों, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम सब मैंने बता दिया पहले। इसमें दो जीन है, HBA1 और HBA2, और कौन से क्रोमोसोम की? 16 क्रोमोसोम। इन जीन में आप इसके कितने एलील हो जाएंगे? 2 एलील हो जाएंगे, और इसके कितने एलील हो जाएंगे? तो टोटल 4 एलील हो जाएंगे हमारे पास।
एक जीन के 2 एलील होते हैं ना, तो टोटल 4 एलील। अब इनके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाता है, जीन कितने हैं 2, ये जीन है, और एलील कितने हैं 4, है ना, तो अल्फा थैलेसीमिया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कोई कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन बनाता है तो वो क्वांटिटी में इनहेरिटेंस होती है, मतलब अल्फा थैलेसीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटी इनहेरिटेंस। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक से ज्यादा जीन है, ठीक है ना। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है वो समझ लीजिए। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि अल्फा चेन ऑफ एचडी ये कम बनेगी, रिजल्टिंग बीटा चेन ज्यादा होगी, इसकी पुअर बाइंडिंग होगी किसके साथ, O2 के साथ। रिजल्ट क्या होगा, O2 की कमी होगी, रिजल्ट होगा एनीमिया, हाइपोक्सिया, यानी टिश्यू में भी ऑक्सीजन कम हो जाएगा, O2 कम हो जाएगा। मैं बच्चों नीचे एरो मार रहा हूं मतलब कम, ऊपर एरो का मतलब ज्यादा, समझ आया ना। तो इस अब सीधा याद रखो, अल्फा में जीन कितने अल्फा थैलेसीमिया के, ये 2, एलील कितने हैं 4, है ना। म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया, रिजल्ट क्या होगा, अल्फा कम बीटा ज्यादा। बीटा ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, रिजल्ट O2 की कमी और कारण एनीमिया। बोलिए ना बच्चों, समझ आया कि नहीं? इसके बाद बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया की। किसकी बात करते हैं, बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया के केस में क्या होगा बेटा कि इसका क्रोमोसोम नंबर अभी मैंने आपको बता दिया, क्रोमोसोम नंबर 11, राइट। एक जीन होगा HBP। अब आप समझिए कि एक जीन है तो ये कौन सी इनहेरिटेंस है, क्वालिटिव, यानी बीटा थैलेसीमिया इज द एग्जांपल ऑफ क्वालिटिव, अल्फा थैलेसीमिया इज द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटी, राइट। अब इसके अंदर एलील कितने हो जाएंगे, 2 एलील हो जाएंगे। अब इनमें अगर म्यूटेशन हुआ तो होगा बीटा थैलेसीमिया, राइट। अब अगर बीटा थैलेसीमिया होगा तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया, बीटा चेन बनेगी कम, अल्फा चेन बनेगी ज्यादा, ज्यादा अल्फा चेन बनाएगी एग्रीगेट, अनसॉल्युबल एक सब्सटेंस बनाएगी, और इससे आरबीसी डैमेज हो जाएगी। आरबीसी डैमेज हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया, अल्टीमेट बात कोई आनी है बच्चों, O2 की कमी। जितनी ज्यादा आरबीसी मरेगी स्प्लीन को उनका उतना ही अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तो स्प्लीन भी एनलार्ज हो जाएगा, तो दी ज्यादा है। तो बीटा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, बीटा चेन कम बन रही है, अल्फा चेन ज्यादा बन रही है, अल्फा चेन एक एग्रीगेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना रही है, वो सब्सटेंस आरबीसी को डैमेज कर रहा है, आरबीसी डैमेज होगी तो O2 कम हो जाएगी, आरबीसी जो डेड आरबीसी होती है उनका लाइसिस कौन करता है, स्प्लीन, तो स्प्लीन में डेड आरबीसी बहुत सारी जाएगी तो स्प्लीन भी क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। बात समझ आ गई? बड़ी सिंपल बात है बच्चों, मैंने जो शुरू में प्रिंसिपल पकड़ाया था वो ध्यान रखो, एक चेन कम बनेगी दूसरी ज्यादा बनेगी, इस बात को ध्यान रखिए, समझ गए ना बात, कोई डाउट? और यहाँ पे अल्फा चेन आरबीसी को बर्बाद कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, क्लियर हुआ, पक्का पक्का। तो ये था बच्चों आपका थैलेसीमिया, और इसका मैंने पूरा बता दिया ना, क्वांटिटी और क्वालिटी वाला भी आपको टेस्ट बता दिया, राइट। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या बोलते हैं इसे क्वांटिटिव इनहेरिटेंस, ठीक है ना बच्चों, पॉलीजेनिक या क्वांटिटिव इनहेरिटेंस। नाम से समझ लीजिएगा, पॉलीजेनिक, पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन, मतलब इसमें ये हो गया बच्चों कि एक कैरेक्टर कंट्रोल होगा बाय मोर देन वन फॉर्म ऑफ जीन। समझिएगा इस बात को, प्लियोट्रॉपी क्या था, एक जीन कई कैरेक्टर बना रहा था, यहां पर क्या है, एक कैरेक्टर को कई जीन बना रहे हैं, एक कैरेक्टर को
कई जीन बना रहे हैं, तो जब अभी मैंने बताया था, जब एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन बनाए तो ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है ना, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बात समझ आई कि नहीं, बताइए ना प्लीज। ठीक है, ये बेसिक बात होगी पहली बात। दूसरी बात कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसका थोड़ा सा ध्यान भी रखो आप लोग कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे पॉल र्यूटर, इसने इसको स्टडी किया था टोबैको प्लांट, ठीक है ना, इसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया। फिर एक साइंटिस्ट है बेटा फ्रांसिस गाल्टन, इसने इसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया था ह्यूमन में, और ह्यूमन का स्किन कलर इन्होंने स्टडी किया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, नील्सन एहिल, इसने इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया बेटा पहली बार, और वो वीट में, वीट का रेल कलर, राइट। तो ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री जरूर जानना। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फर्स्ट टाइम स्टडीड इन प्लांट बाय पॉल र्यूटर, व्हिच प्लांट, टोबैको। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फर्स्ट टाइम स्टडी इन ह्यूमन या एनिमल बाय फ्रांसिस गाल्टन, और क्या स्टडी किया, ह्यूमन स्किन कलर। एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बाय नील्सन इन व्हीट कर्नेल कलर। क्लियर हुआ बच्चों एकदम अच्छे से। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, एक कैरेक्टर को जब एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं तो ये होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बात क्लियर। अब देखते हैं बच्चों कि ये क्या होती है, बताइए ना, पहले की बात समझ आ गई अच्छे से एकदम अच्छे से, ओके। अब देखिए इसके क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये इनहेरिटेंस होगी तो क्यूम्युलेटिव इफेक्ट आएगा। चलिए नहीं समझ आया, एडिटिव इफेक्ट आएगा। आप बोलो सर समझ तो अभी भी नहीं आया, ठीक है भाई, नहीं आया तो देखो समझा। क्या होता है एडिटिव इफेक्ट या क्यूम्युलेटिव इफेक्ट का मतलब है कि सपोज करो कि ये कोई एक जीन है R1 R2 R2, डोमिनेंट कितने मुझे बताओ, कितने, 4। तो बहुत ये क्या हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा। एक मिनट में समझा दूंगा आपको। R1 R2 अब बताओ डोमिनेंट कितने, 3। एक क्या है रिसेसिव, एक डोमिनेंट कम हो गया ना, तो थोड़ी पावर क्या होगी, कम होगी, तो ये हो गया रेड, ठीक है। फिर क्या हो गया, R1 R2 अब बताओ डोमिनेंट क्या हो गया, 2, और रिसेसिव कितने हो गए, 2, यानी डोमिनेंट और कम हो गए, तो लाइट रेड। समझ गए, है ना भाई। अब ये देखो कि R1, ठीक है ना, R1 R2 अब बताओ रेड कितना हो गया, डोमिनेंट कितना हो गया, 1, तो फिर ये और क्या हो जाएगा बेटा, वेरी लाइट। अब आप समझिए बात, जितने ज्यादा डोमिनेंट है उतनी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे डोमिनेंट कम होते जाएंगे कैरेक्टर की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। फाइनली देखिए R1 R2 अब कोई डोमिनेंट नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाइट। समझ गए ना बात मेरी आप अच्छे से, है ना। क्यूम्युलेटिव समझ गए ना, एडिटिव, क्यूम्युलेटिव का ही सही मीनिंग, इजी मीनिंग एडिटिव। जितने ज्यादा डोमिनेंट होंगे उतनी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डोमिनेंट घटते जाएंगे कैरेक्टर की स्ट्रेंथ भी घटती जाएगी। बात समझ आ रही है, पक्का पक्का, ओके। ये बात आपको ध्यान रखना। क्वांटिटी, बहुत टाइप के कैरेक्टर बनेंगे, बहुत टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे आपको, दैट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। कोई एक टाइप का कैरेक्टर नहीं मिलेगा, इसमें कई टाइप के आपको कैरेक्टर मिलेंगे, दैट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। समझ आ गया एकदम अच्छे से। और यही है वो बीट का कर्नेल कलर का मैंने बताया, समझ आ गया। अब देखो एक और आपको बताते हैं। अब अगर इसमें एग्जांपल ले लेता हूं, वीट कर्नेल कलर, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है R1 R2 ये जी, और इधर रिसेसिव लेते हैं R1 R2 F1 क्या बनेगी, R1 R2 ये बनेगी ना F1, इधर से R1 और R2 आ जाएंगे, इधर से R1 और R2। अब देखो कोई डाइहाइब्रिड क्रॉस है बच्चों, ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस ही है,
क्योंकि इसके गैमेट क्या बन जाएंगे, ये गैमेट बन जाएंगे R1 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 R2 R2 R1 R2 R2, ये गैमेट बन गए। अब वो टेबल बना के क्रॉस करवा लेंगे। जब ये क्रॉस कराओगे तो क्रॉस कराने के बाद वही बात है, आपको एक बार कितने डोमिनेंट मिल सकते हैं, 4, ये 4, एक बार 4 रिसेसिव, फिर डोमिनेंट 3 हो जाएंगे, फिर डोमिनेंट 2 हो जाएंगे, फिर डोमिनेंट 1 हो जाएगा, फिर डोमिनेंट होगा ही नहीं, है ना। तो देखो इस तरह का केस मिलेगा आपको। जब चारों डोमिनेंट है तो अपन इसको बोल देते हैं वेरी डार्क रेड, ठीक है ना भाई। फिर हम ले लेते हैं मान लो पिंक, फिर ले लेते हैं इंटरमीडिएट, फिर ले लेते हैं अपन लाइट पिंक, और फिर ले लेते हैं व्हाइट। 1 4 6 4 1, ये रेशियो है। आप कर लेना क्रॉस, ये तो प्रैक्टिस करना आपको। मैं ये बोल देता हूं कि जब चारों डोमिनेंट है तो ये चीज, चारों रिसेसिव है तो ये चीज, क्लियर हुआ एकदम। अब जब 3 डोमिनेंट होंगे तो ये, 2 डोमिनेंट होंगे तो ये, 1 डोमिनेंट होगा तो ये, और ये तो फिर सारे रिसेसिव हो जाएंगे। बात समझ आ गई है, ध्यान रखना। इसकी एक इंटरेस्टिंग बात देखो क्या है, रेशियो इस तरह का आता है। अगर डाइहाइब्रिड है, अगर डाइहाइब्रिड मतलब 2 जीन की रिएक्शन है, 2 जीन रिएक्शन, 1 4 6 4 1, यानी अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो देखो 1 4 6 4 1, यानी इस तरह से ग्राफ है ना, बेल शेप का ग्राफ, ये चीज, ये इसकी क्वालिटी है। इसका फिनोटाइप इस तरह से आता है, देखो कर्व स्ट्रेंथ जो है 1 4 6 4 1 जो आए, करेक्ट। तो हेटेरोजाइगस या इंटरमीडिएट हमेशा ये बीच वाला रेशियो आएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, करेक्ट। ये इससे पहले वाले डोमिनेंसी ज्यादा है, इधर रिसेसिव ज्यादा है, ये बीच का है। इसी तरह चलो अपने इसमें एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन स्किन कलर का। ये रेशियो याद करना 1 4 6 4 1, राइट। ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल अपन लेते हैं। ह्यूमन स्किन कलर स्टडीड बाय फ्रांसिस गाल्टन। इसमें 3 जीन होते हैं बच्चों, देखो AABBCC क्रॉस विद AABBCC, F1 क्या बनेगी AABBCC, है ना। अब कोई 8 तरह के, जब 3 जीन रिएक्शन होगी तो कितने गैमेट बनेंगे, 8 बताया तो था ना। अब जब आप करोगे ये क्रॉस तो आपको इस तरह से रेशियो मिलेगा 1, देखो वेरी डार्क, डार्क, वेरी डार्क, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को मुलेटो बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना मुलेटो। फिर आएगा आपका इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, ये कर दो ना बेटा, इसमें वेरी लाइट डार्क कर देना, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका लाइट डार्क, और फिर आ जाएगा आपका व्हाइट, एल्बिनो हो जाएगा, एल्बिनो कर कोई कलर ही नहीं। वही बात देखो कितने डोमिनेंट हो सकते हैं, 6 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट और रिसेसिव। यही तो बनेगा ना बच्चों, पहले 6 डोमिनेंट, फिर एक घटेगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, कलर की स्ट्रेंथ भी घटती जाएगी। रेशियो आएगा, इसका रेशियो आएगा 1:6 रेशियो 15 20 15 6 1, राइट। ये इंटरमीडिएट है मुलेटो वाला, ये ध्यान रखना हेटेरोजाइगस। अब वही बात, इसका ग्राफ बनाओ 1 6 15 20 15 6 1, करेक्ट। तो ये 3 जीन का आपका जो है रेशियो अगर पूछे तो ये
1 6 15 20 15 6 1 और 2 जिनका पूछे तो अभी मैंने बताया था 1 4 6 4 1 करेक्ट। और समझ आ गया ना ये वाली चीज? क्यों बस यही प्रिंसिपल लगाना, क्यूम्युलेटिव इफेक्ट या एडिटिव इफेक्ट, यानी जितने डोमिनेट बढ़ते जाएंगे है ना उतनी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और क्योंकि कैरेक्टर तो डोमिनेट ही बनाता है ना, जैसे जैसे डोमिनेट कम होते जाएंगे वैसे वैसे कैरेक्टर की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और क्रॉस आपको वही करवानी जैसे मेंडल के क्रॉस मैंने आपको बताया। क्लियर? कोई डाउट? ये था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब बेटा नेक्स्ट अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, थैंक यू।